डीप ब्रीथिंग करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन संकल्पों के साथ, इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंख पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। स्लाइड शेयर करेंगे। हेलो, देवान भैया मॉनिटर कौन कर रहा है? जी मैम, हेलो, बस 1 मिनट ज्वाइन करना है वो नितेश भैया, तब तक आप स्टार्ट करें। आ रहे हैं जैसे। ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए। कितने लोगों को पता है सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप है? सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप है? 12 स्टेप मैम। 12 स्टेप मैम। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप रिपीट होते हैं? कितने स्टेप रिपीट होते हैं? 6 4। ध्यान से बोलिए, कितने स्टेप रिपीट होते हैं? 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 6 नंबर का साष्टांग नमस्कार, जिसे अष्टांग और साष्टांग दोनों बोलते हैं, और 7 नंबर का भुजंगासन, ये रिपीट नहीं होते। बाकी 5 पहले 5 बाद, 5 पहले वाले वो रिपीट होंगे तो 10 हो गए, 5 5 10 हो गए, और 2 हमारा अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन ये रिपीट नहीं होते। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। सूर्य नमस्कार की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़े। अच्छा, सूर्य नमस्कार के मंत्र किसको किसको याद है? सूर्य नमस्कार के मंत्र किसको किसको लर्न है? किसी को नहीं? सूर्य नमस्कार जो हम लोग करते हैं उसमें यदि हमने 12 टाइम्स किया है तो कंप्लीट माना जाएगा कि 24 टाइम्स किया तब कंप्लीट माना जाएगा? और ऊपर लेंगे, और ऊपर लेंगे? 24 मैम। ये सब हो चुका है, और लेंगे, और अभी, और 40 क्रॉस हो चुका था। एक मिनट, अभी और लेंगे ऊपर।
और करेंगे, जैसे हम बोल देंगे वहां रुकेंगे। बस रुक जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य जहां शुरू हो रहा था वहां रुकेंगे। चलिए पढ़ेंगे मीनाक्षी। यस मैम। मन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अनैश्वर्य तथा ज्ञान अज्ञान में प्रवृत्ति होती है। प्रायः साधारण संसारी मनुष्य की यह स्थिति होती है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में व्यक्ति का व्यवहार यदि इस स्थिति में सामंजस्यपूर्ण है तो उसे स्वस्थ एवं सामान्य कहा जाएगा, किंतु प्रायः इस अवस्था में व्यक्ति नाना प्रकार के मानसिक विकारों से आक्रांत रहता है। योगिक दृष्टि से यह स्थिति स्वास्थ्य की स्थिति से बहुत दूर है और इसे योग के सर्वथा अनुपयुक्त दशा माना गया है। चित्त की विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता रहती है तथा अन्य दोनों गुण रजस और तमस दबे हुए रहते हैं। रजोगुण की प्रबलता के कारण क्षिप्त दशा में चित्त कभी स्थिर नहीं होता, वह सदा चंचल बना रहता है, परंतु विक्षिप्त अवस्था में वह सत्व की अधिकता के कारण कभी कभी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। इसमें व्यक्ति ज्ञान व धर्म वैराग्य और ऐश्वर्य की तरफ प्रवृत्त होता है। इस अवस्था में काम क्रोध लोभ मोह आदि गौण हो जाते हैं और सांसारिक विषय भोगों के प्रति रुचि जाती रहती है एवं व्यक्ति निष्काम कर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु चित्त की स्थिरता स्थायी नहीं रहती। बीच बीच में रजस के उभार के कारण आंशिक अस्थिरता एवं चंचलता आ जाया करती है। इस तरह चित्त आंतरिक स्थिरता को ही प्राप्त होता है। इसमें चित्त का पूरा तरह से निरोध नहीं हो पाता, किंतु इस अवस्था में एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है और यही से समाधि का प्रारंभ होता है। इस चित्त की अवस्था वाला मनुष्य खुशी, प्रसन्न, उत्साही, धैर्यवान, दानी, दयालु, दयावान, वीर्यवान, क्षमाशील और उच्च विचार वाला तथा श्रेष्ठ होता है। यह अवस्था उन जिज्ञासुओं की होती है जो अध्यात्म पथ के पथिक बनने की भावना रखते हुए उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महान पुरुष एवं देवता भी इसी कोटि में आते हैं। इसको पूरा पढ़ेंगे, बस लाइन में समझ। अब आएंगे चित्त की एकाग्र अवस्था पढ़ेंगे। ये तो बहुत सारी चीजें। चित्त की एकाग्र अवस्था। चित्त की एकाग्र, इसे छोड़ दो ऊपर वाला, उसको छोड़ देंगे। अभी ये लाइन को हम समझाएंगे। चित्त की एकाग्र अवस्था। चित्त की इस अवस्था में ची विशुद्धि सत्व रूप हो जाता है और रजस एवं तमस तो नाम मात्र में ही रह जाते हैं। अतः रजोगुण एवं तमोगुण के विक्षेप रुक जाने से वृत्तियों का प्रवाह एक ही दिशा में बना रहता है तथा सतोगुण की प्रधानता के कारण चित्त निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र और स्थिर हो जाता है। तब उस अवस्था, इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे। एकाग्र अवस्था को लिखेंगे, सतोगुण की प्रधानता के कारण चित्त निर्मल स्फटिक मणि के समान पवित्र और स्थिर हो जाता है, तब उस अवस्था को एकाग्र अवस्था कहते हैं। इसको अंडरलाइन। तब आगे देखेंगे 5th नंबर। बस इसको यहीं से कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब 5th नंबर देखेंगे। अब हम इसको समझाएंगे। 5th नंबर पे आएंगे, निरुद्धावस्था। स्लाइड ऊपर कर देंगे। 5th नंबर लेंगे, फिर आपका पूरा एक मिनट। 5th नंबर और 5th थोड़ा सा और नीचे लेंगे, और नीचे नहीं, चलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा ही है ना मैम? नहीं, एक काम कीजिए, चलिए इसको ये कंप्लीट कर दे। आप अपना चित्त की 5 अवस्थाएं लिखिए। ठीक है, पहली अवस्था लिखेंगे क्षिप्तावस्था। क्षिप्तावस्था। फिर सेकंड लिखेंगे मूढ़ावस्था। बड़ा ध्यान से सुनकर लिखेंगे। फर्स्ट है क्षिप्तावस्था, सेकंड है मूढ़ावस्था, फिर थर्ड है विक्षिप्त अवस्था, फोर्थ है चित्त की एकाग्र अवस्था और 5th है
चित्त की निरुद्धावस्था। दोबारा बोल दे रहे हैं। फर्स्ट है चित्त की क्षिप्तावस्था, फिर सेकंड मूढ़ अवस्था, थर्ड विक्षिप्त अवस्था, फोर्थ एकाग्र अवस्था, फिफ्थ है निरुद्धावस्था। ठीक, सबके सामने लिखेंगे। क्षिप्त अवस्था, फिफ्थ को रिपीट कीजिए मैम। फिफ्थ निरुद्धावस्था, निरुद्ध। निरुद्ध। ठीक है, फर्स्ट में एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है? रजोगुण प्रवृत्ति, रजोगुणी प्रवृत्ति। फिर मूढ़ावस्था में लिखेंगे तमोगुणी प्रवृत्ति। तामसी लोग होते हैं ना, वो तमोगुण में। ठीक, फिर थर्ड में लिखेंगे विक्षिप्त अवस्था, जिसमें रजोगुण और सतोगुण दोनों है, रजोगुण और सतोगुण दोनों है। फिर फोर्थ अवस्था है चित्त की एकाग्र अवस्था। इसमें क्या है? चित्त पूरी तरीके से सतोगुण की हो गया। मैम ये रजोगुण और सत्वगुण क्या होता है? ये हमारे पर्सनालिटी में रजोगुणी का मतलब है, जैसे हम जो लोग संसार में के कार्यों में रुचि लेते हैं वो सब रजोगुणी है। जो काम करना पसंद नहीं करते वो तमोगुणी है। और जो संसार के कल्याण के लिए जीवन को जीते हैं वो सब सतोगुणी में होते हैं। ठीक, इसका और भी चीजें हैं, लेकिन वो आप जब भी आगे क्लास पढ़ेंगे उसमें आएगा। अभी बस ब्रीफ में बता दें। ठीक है, फिर चित्त की जो निरुद्धावस्था है, ये क्या है? मोक्ष प्राप्त की अवस्था। ठीक, अब आगे लेंगे आयुर्वेदिक, और ऊपर कर देंगे स्लाइड को। अब देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ें। बस केवल ऊपर वाला पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे और पूरा अंडरलाइन कर देंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। योग एवं आयुर्वेद मूलतः अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मन कायिक आधार पर समग्र स्वास्थ्य को परिभाषित करती है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसके दोष अग्नि धातुएं आदि समावस्था में हो तथा गलत 46 नंबर लेकर आइए। बस 46 नंबर 46 बस होगी। हाँ, करिए कंप्लीट। बस ये रुक जाएंगे, यही रुकेंगे। कंप्लीट। महर्षि सुश्रुत के अनुसार स्वस्थ चित्त वह व्यक्ति वह है जिसके दोष अग्नि धातुएं आदि समावस्था में हो तथा जो आध्यात्मिक, ऐन्द्रिक तथा मानसिक रूप से प्रसन्न हो। वस्तुतः यह शरीर एवं मन से पूर्ण स्वास्थ्य की अवधारणा है। उपरोक्त वर्णित योग अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य के क्या लक्षण है? जिसके सभी दोष का मतलब होता है वात पित्त कफ। ठीक है, अग्नि हमारी जो जठर अग्नि है, वैसे 13 प्रकार की अग्नियां हैं, लेकिन जठर अग्नि की जिससे भोजन पचे। 7 हमारी धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा। तो वो अंदर आप देख लेंगे। ठीक है, नहीं भी हो तो बस 7 धातुएं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं। ठीक है, ये चीजें और ठीक हैं तो इसका मतलब व्यक्ति स्वस्थ है। अब देखेंगे हम लोग आगे। अब देखिए क्लेश की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर लेंगे स्लाइड को। जो पंच क्लेश है इनको हम समझा रहे हैं, इनको पढ़ेंगे नहीं इसमें। इनको एक बार देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने में जो 5 क्लेश हैं किसके अनुसार है? योग दर्शन के अनुसार। ये भी जब आगे पढ़ेंगे आप लोग, अभी तो केवल एक वो ले रहे हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो 5 क्लेश हैं योग दर्शन के अनुसार। वो है हमारे मानसिक अस्वस्थता के कारण है, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो डेवलप करते हैं। वो कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता का अर्थ क्या है? सॉरी, अविद्या का अर्थ क्या है? कि संसार को क्या मानना, मतलब संसार की सभी चीजों को परमानेंट समझना। किस, जबकि है क्या रियलिटी में? नेचर जो प्रकृति है
वो हर क्षण बदल रही है। हम लोग क्या सोचकर बैठे हैं, जो आज है वैसा ही सब बना रहे। संभव है कि जो आज है वैसा ही सब बना रहेगा? नहीं बना रह सकता। ये हमारी अज्ञानता है। एक छोटा बच्चा है वो बड़ा हो जाएगा, एक दिन बड़ा व्यक्ति शरीर छोड़ देगा। जो हम आज हैं वो दूसरे क्षण में नहीं रहेंगे। तो अविद्या क्या है, हमने हर चीज को नित्य, अनित्य को नित्य समझ लिया है, अपवित्र को पवित्र समझ लिया है, दुख को सुख समझ लिया है, अनात्मा को आत्मा समझ लिया है। तो ये सब क्या है, ये सब अविद्या के कारण है। और जहां भी अविद्या होगी, बोलते हैं ना इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इग्नोरेंट इज द मदर ऑफ ऑल। अज्ञानता सभी दुखों का कारण है। क्यों दुखों का कारण है? क्योंकि जब हम ये समझेंगे कि जो व्यक्ति है ये हमेशा हमारे साथ ही रहे, ये व्यक्ति ऐसा ही रहे, ये व्यक्ति जो करे वो हमसे पूछ कर करे, या जो घर है उसके मालिक हम ही बने रहे, तो ये सब अविद्या है। तो ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक बड़ा दुर्गुण है, जिससे हम मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे। अस्मिता का मीन्स क्या हुआ है, हमने शरीर और आत्मा को एक समझ लिया है, जबकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है और आत्मा को रहने के लिए शरीर चाहिए। शरीर और आत्मा एक नहीं है, ये अस्मिता है। ये भी हमारे मानसिक दुख का कारण है। फिर है राग। हम लोग संसार में किसी से मिलते हैं, कोई अच्छा लगता है तो ओवर अटैचमेंट हो जाता है। जहां भी ओवर अटैचमेंट हो जाएगा वहां पर दुख मिलना निश्चित है, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो। संतान से भी अगर आसक्ति भाव से ओवर अटैच्ड हो जाएंगे तो उससे भी आपको दुख मिलेगा, क्योंकि जब ओवर अटैच्ड होंगे तो क्या होगा, आप गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग माता पिता कैसे प्यार करते अपने बच्चों को, कि गलत कर रहे हैं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। और बहुत सारे माता पिता अनुशासन में रखते हैं, जहां सही है वहां प्रशंसा करेंगे, जहां गलत है वहां दंड भी देंगे। तो राग क्या है, ये भी हमारे दुख का कारण है, ओवर अटैचमेंट। फिर क्या है, द्वेष मीन्स घृणा। यदि हम बहुत घृणा करेंगे किसी के प्रति तो भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये भी पंच क्लेश में से एक कारण है। स्लाइड को और ऊपर कर देंगे। फिर है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है, लिखना चाहे तो अपने पीडीएफ में लिख ले। अभिनिवेश का मीन्स होता है मृत्यु का भय। पहली जो लाइन है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। मूर्ख से लेकर विद्वान तक सभी मनुष्यों में मृत्यु का भय लगा रहता है, इसे ही अभिनिवेश कहते हैं। हर व्यक्ति मरने से डरता है, लेकिन मरना, डेथ इज सर्टेन, मरना जीवन का शाश्वत सत्य है। तो ये सब क्या है, ये भी हमारे मानसिक अस्वस्थता के कारण है। अब और आगे देखेंगे हम लोग, और ऊपर लेंगे। अब आते हैं सूर्य नमस्कार। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या क्या है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे वात, पित्त, कफ, अग्नि और धातुएं यदि ठीक नहीं है तो वो हमारा आयुर्वेद के अनुसार मानसिक अस्वस्थता के कारण है। ठीक है तो मानसिक स्वस्थ होंगे, नहीं तो अस्वस्थ होंगे। फिर हमारे चित्त की 5 भूमियां हैं, यदि वो ठीक है तो हम स्वस्थ होंगे, वो ठीक नहीं होंगे तो भी हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे। फिर पंचक्लेश है। पंचक्लेश का मतलब है ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। इनसे यदि इनके अपोजिट कार्य करेंगे तो ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा। अब देखते हैं इन सबको अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण देखें। अब यदि हम लोग ये देखें कि कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की जो पहली लाइन, पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर बस हम समझाएंगे। रीड करूं स्टार्टिंग का। पढ़। सूर्य नमस्कार 12 शारीरिक स्थितियों से मिलकर बना है। बारी बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने वाले इन आसनों के माध्यम से शारीरिक अंगों तथा मेरुदंड में काफी खिंचाव उत्पन्न होता है तथा वे लचीले बनते हैं। अतः अन्य अभ्यासों की अपेक्षा सूर्य नमस्कार कहीं अधिक प्रभावशाली है। कई प्रारंभिक अभ्यासियों के शरीर नसों के कड़ेपन, मांसपेशियों में तनाव तथा जोड़ों में विषाक्त पदार्थों के जमा होने के कारण कड़े रहते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रत्येक शारीरिक स्थिति में सजगता के साथ तनाव रहित रहते हुए धीरे धीरे करना चाहिए। यद्यपि प्रारंभ में शरीर कड़ा होने के कारण थोड़ा तनाव पड़ सकता है, परंतु बाद में इस अभ्यास से सहजता
आती जाएगी। शरीर को लचीला एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली उपाय है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के पूर्व यह उचित है कि एक एक करके इसके प्रत्येक आसन में अलग अलग दक्षता प्राप्त की जाए। इसके बाद आसनों के साथ श्वास प्रक्रिया को भी जोड़ना चाहिए। आसनों के समय श्वास लेने के जिस सिद्धांत को अपनाया जाता है यह है कि पीछे मुड़ते समय श्वास अंदर ली जाती है क्योंकि सीना फैलता है। सीना फैलने के बाद फेफड़े भी फैलते हैं, अतः आगे झुकते समय श्वास बाहर निकाली जाती है क्योंकि छाती तथा उदर में संकुचन होता है। नीचे का पढ़ो। एक दो लाइन पढ़ेंगे। अभ्यास के दो लाइन पढ़ेंगे जहां तक विकास करेगा। अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व अपने पैरों को सटाकर या थोड़ा दूर रखकर तथा हाथों को बगल में शिथिल अवस्था में रखते हुए खड़े हो जाए। आंखें बंद करके पूरे शरीर को अधिक से अधिक तनाव रहित करने का प्रयास करें। योग निद्रा के अभ्यास की भांति इस अभ्यास में भी शारीरिक सजगता का विकास करें। अपनी चेतना को शीर से प्रारंभ करते हुए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर पोस्चर देखते, वहां समझाते। थोड़ा सा ऊपर करेंगे फर्स्ट स्टेप लेकर। सूर्य नमस्कार करना किसको है पहले तो ये समझ लो। सूर्य नमस्कार जो लोग भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं वो लगभग ठीक स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत अस्वस्थ अवस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे तब सूक्ष्म व्यायाम का। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा उसको सूर्य नमस्कार करा देंगे। तो सूर्य नमस्कार किसको कराना है? जो ठीक सही कंडीशन में है, भले बहुत स्वस्थ ना हो लेकिन कम से कम इतना हो कि वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो और कोई भी लंबी बीमारी का शिकार ना हो, वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आरंभ करेंगे। क्योंकि जब किसी को गंभीर बीमारी हो या कुछ थोड़ी बहुत भी बीमारी हो, रोग हो, तो पहले वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, डाइट सही रखेंगे। उसके बाद जब उनका शरीर ठीक हो जाए तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे अधिक यदि लाभदायक है तो वो बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार से अच्छा कोई आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंद कुछ भी नहीं। कंप्लीट पैकेज है सूर्य नमस्कार, जिसको करने से बच्चों के पूरे लाइफ को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अब एक अपना हेडलाइन में लिखिए, जहां सूर्य नमस्कार का PDF है वहां पर लिखिए कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा कंप्लीट एक पैकेज है जिसमें 6 चीजें शामिल है। कौन कौन सी? आसन, प्राणायाम सेकंड, मुद्रा थर्ड, फोर्थ बंद, फिफ्थ मंत्र, सिक्स ध्यान। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, मंत्र और ध्यान, ये कंप्लीट सीरीज है, एक पूरा योग जिसमें एक साथ सभी चीजें शामिल है। इसीलिए बच्चों को यदि इसका अभ्यास डेली 12 राउंड कंप्लीट कराया जाए तो बच्चों का पूरा जीवन सुरक्षित किया जा सकता है और बच्चे अपने जीवन में अपना गोल खुद चूज कर सकते हैं और अपने गोल पर खुद चल सकते हैं। तो ये किस लिए आवश्यक है? सूर्य नमस्कार बच्चों, टीनेजर्स जितने हैं, यदि किशोरावस्था में बच्चे लगातार अभ्यास कर रहे हैं सूर्य नमस्कार का, तो आप समझ लें कि किशोरावस्था में पूरे जीवन की सबसे अधिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वो सभी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है सूर्य नमस्कार के माध्यम। ठीक है, तो सब ध्यान में रखेंगे कि सूर्य नमस्कार क्यों उपयोगी है। और बहुत बीमार, गंभीर या किसी की सर्जरी हुई हो, प्रेगनेंसी टाइम में, फीवर आने पर, पित्त बढ़ा हो, हाई BP के पेशेंट हो, ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना, ना करना है और ना करवाना है। अब देखते हैं जो सूर्य नमस्कार की ये पहली स्थिति है, प्रणाम आसन। ठीक, किसको प्रभावित कर रहा है? प्रणाम किया है तो हार्ट चक्र कौन सा प्रभावित हो रहा है? हृदय चक्र, सभी चक्र प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला है प्रणाम किया हम लोगों ने। तो प्रणाम करने से हमारा जो हृदय है, हार्ट की बीट सही होगी, हार्ट रेट सही होगा, हार्ट से संबंधित समस्याएं दूर होंगी।
दूसरा है हस्तोत्थान। पहला जो हमारा उसमें देखेंगे, एक मिनट पहला वाला देखेंगे फर्स्ट एक मिनट नीचे करेंगे स्लाइड को, इसको देखेंगे और ऊपर, और वो ऊपर वाले फर्स्ट वाले को देखेंगे। देखिए इसमें पैरों को कैसे रखा है, जोड़ कर रखा है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पैरों को जोड़कर रखा गया है और कहाँ पैरों के बीच में गैप। ठीक, चलिए सेकंड देखेंगे स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या किया है, पीछे हाथों को झुकाया है, पीछे बेंड कराया है और जो स्पाइन का लोअर स्पाइन का जो पार्ट है उसको ट्विस्ट किया है पीछे। तो ये हमारी बैक बेंडिंग हो रही है। कौन सा आसन है हमारा, हस्तोत्थान आसन। हस्तोत्थान आसन या हस्तोत्थान आसन। फिर देखेंगे थर्ड है हमारा पादहस्तासन। इसमें श्वास ली है या छोड़ी है, थर्ड स्टेप से छोड़ी। ठीक है, क्योंकि जब पीछे जाएंगे तो श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे, आगे आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। ये कौन सा आसन है, पादहस्तासन। इसमें जिसको स्पाइन की सीवियर प्रॉब्लम है वो पादहस्तासन का प्रॉपर अभ्यास नहीं करेंगे, वो सामने हाथ रखेंगे। ठीक है, कुछ स्टेप ऐसे हैं जो सही भी लोग कर रहे हैं लेकिन कहीं प्रॉब्लम ज्यादा फील हो रही है तो वो उस टाइम पे वो नहीं करेंगे, बाकी सारे पोस्चर कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर है अश्रु संचालन। ठीक, अश्रु संचालन में ध्यान कहाँ पर है हमारा, आज्ञा चक्र। अश्रु संचालन में ध्यान कहाँ है, आज्ञा चक्र पर। पहले कौन सा मोड़ा है पैर, बाएं। ठीक, तो पहले जो हम लोग फर्स्ट राउंड में दोनों साइड बाएं को ही रखेंगे मोड़कर, और जब दूसरे राउंड में राइट को दाएं को रखेंगे। ध्यान रहे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप, फर्स्ट 12 स्टेप फिर दोबारा 12 स्टेप। जब 2 बार 12 स्टेप कंप्लीट किए जाते हैं, 24 स्टेप्स कंप्लीट किए जाते हैं, तब सूर्य नमस्कार का एक राउंड माना जाता है, 1 राउंड कंप्लीट। ये बात सभी ध्यान में रखें। कभी कहीं सही जगह इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। वो कभी बोलेंगे नहीं 12 भी होते हैं, तो सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि ये भूल नहीं करनी है। 12 स्टेप्स को 2 बार जब कंप्लीट करते हैं, 24 टाइम्स स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद सूर्य नमस्कार का 1 राउंड माना जाता है। 2 टाइम्स 1 राउंड। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, इसे 1 राउंड मानते हैं। ठीक है, टाइम्स से जोड़ते हैं, दोनों साइड को टाइम्स में जोड़ते हैं 2 बार। राउंड का मतलब होता है 1 बार। ठीक, इस बात को ध्यान में फिर रखेंगे। टाइप दोनों साइड से लिया तो लेफ्ट से लिया, राइट से लिया तो ये कितना हुआ, 1 टाइम 2 टाइम्स, दोनों को मिलाकर 1 राउंड। ऐसे 12 स्टेप्स के सूर्य नमस्कार 2 टाइम्स करेंगे, उसे 1 राउंड माना जाता है। ठीक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करें, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। फिर 5th नंबर पे है पर्वतासन। ठीक है, पर्वतासन ये हमारा पैर भी जमीन पर और हाथ भी जमीन पर। फिर देखते हैं 6th नंबर, ये आसन, और अभी इसके बाद यहाँ तक जो 5th नंबर तक के आसन है ये कौन से हैं, 5th नंबर तक के जो आसन हैं ये रिपीट होंगे। अब आते हैं 6th नंबर पे। 6th नंबर का जो आसन है अष्टांग नमस्कार। ठीक, क्या क्या जमीन पर लगा हुआ है, पैर, घुटने और चेस्ट और चीन, ये हमारे जमीन पर लगेंगे। ये आसन रिपीट नहीं होगा। क्वेश्चन आता है कि कौन से आसन रिपीट नहीं होंगे सूर्य नमस्कार में, अष्टांग नमस्कार और भुजंग आसन। नेक्स्ट देखेंगे आगे। भुजंग आसन देख रहे हैं, ये क्या है, ये आसन भी रिपीट नहीं होगा। 6 नंबर को और 7 नंबर के आसन रिपीट नहीं होंगे, शुरुआत के जो 5 है वो सब रिपीट होंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा आसन हुआ, भुजंग आसन। भुजंग आसन को करने से क्या बेनिफिट होगा, जो हमारी स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल बनेगी और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए आगे देखेंगे। और लंग्स में ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी,
फिर आगे देखते हैं, पढ़ेंगे मीनाक्षी। तो हाँ, फिर इसके बाद भुजंगासन के बाद है, फिर हमारा कौन सा आसन रिपीट हो गया? पर्वतासन। पर्वतासन। ठीक है, फिर पर्वतासन के बाद कौन सा आसन रिपीट हो रहा है? अश्व संचालन। अश्व संचालन। फिर उसके बाद ऊपर करते जाएंगे। पादहस्त। 1 नंबर का आसन लेंगे, 1 मिनट, 1 नंबर का आसन। फिर 9 नंबर का रिपीट हो रहे हैं, 9 नंबर अश्व संचालन। फिर 10 नंबर देखेंगे हम लोग, पादहस्तासन। पादहस्तासन। फिर 11 देख रहे हैं हम लोग, उत्तानासन। हस्तोत्थान। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं लास्ट प्रणामासन। ठीक है, ये क्या हो गए? ये हमारे सूर्य नमस्कार। किसको किस और आगे और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और जब भी स्टेप लेंगे तो नहीं, आगे लेंगे, आगे और ऊपर करेंगे, 53 से 54 की तरफ देखेंगे। तो ये 1 मिनट, एक थोड़ा सा और नीचे और ऊपर ऊपर लेंगे, सूर्य नमस्कार का ही मैटर ले रहे हैं, और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा और लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है नीचे वाला जो पैराग्राफ है, आदर्श रूप से सूर्य नमस्कार के अभ्यास में सभी 24 आसनों को बिना रुके एक ही बार में पूरा करना चाहिए तथा सही श्वास प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आसन तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जब आप श्वास लेने और छोड़ने का रिदम मेंटेन करें। फिर परंतु यदि आपको बीच में थकान का अनुभव हो तो शेष अंश आसन प्रारंभ करने के पूर्व गहरी सांस लेकर विश्राम करें, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और फिर लिखा हुआ है अपनी सजगता कहाँ पर रखनी, श्वास पर रखनी है। आसनों के बीच या 2 आवृत्तियों के बीच थकान होने पर भी इसी प्रकार विश्राम करें। थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 54 नंबर स्लाइड स्टार्टिंग से लेंगे। ठीक, बस रुको, बस रुकेंगे स्वयं। फिर इसके बाद नीचे है, किसी भी हालत में आसन करते समय आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होनी चाहिए और हर हालत में आपकी श्वास गहरी रहे, क्योंकि कष्ट की अनुभूति हो तो आसन को रोक देना चाहिए। ठीक, क्योंकि कष्ट की अनुभूति में आसन कर रहे हैं तो इससे आपको नुकसान होगा, और आप आराम से कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा। और जितना गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के संबंध में देखा। और सूर्य नमस्कार फीमेल को 4-5 डेज नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सूर्य नमस्कार के संबंध में ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार लिख लें, हाई बीपी वाले सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। हाई बीपी वाले सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। किसी की सर्जरी रिसेंट में हुई है वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। फीमेल 4 से 5 डेज सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जिनका पित्त बढ़ गया हो वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। आंखों में जलन हो वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। फीवर के 15 दिन के बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, उससे पहले सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। कानों की समस्या हो तब भी सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, और घुटनों की समस्या हो तो भी सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां हमें ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार नहीं करें। सबसे अधिक सूर्य नमस्कार किसके लिए फायदेमंद है? बच्चों और किशोरों के लिए। मीन्स जो 8 साल के बच्चे हैं और 18 साल तक के बच्चे, 8 से 18, 19 साल तक के बच्चे हैं, इनके लिए सूर्य नमस्कार वरदान की जैसे। फीमेल के लिए नहीं है मैम? फीमेल सब आ गई, लेकिन जो इस 3 एज में सब आ रही है, मेल फीमेल सबके लिए। ठीक है, बाकी फिर ध्यान में रखना है कि पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें और फिर उसके बाद अभ्यास। जब सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करके बॉडी फ्लेक्सिबल मोड में आ जाए तब करेंगे। बच्चों के लिए क्या होता है कि उतनी प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि बच्चों के अभी बॉडी क्या है, ग्रेस्पिंग मोड में। चलिए अब पढ़ेंगे मेडिटेशन। मैम सुबह वाली क्लास में सूर्य नमस्कार नहीं कराया जाएगा? क्या चीज नीतू जी? सुबह वाली क्लास में सूर्य नमस्कार नहीं करवाया जाएगा? करवाया जाएगा, कल कर जाएगा। मैम थायराइड प्रॉब्लम जिसका है वो करेगा कि नहीं? थायराइड प्रॉब्लम में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन बस ये देखना है कि थायराइड वालों को अगर थायराइड है कई बार, और दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाई बीपी की और सर्वाइकल की। हाई बीपी और सर्वाइकल अगर थायराइड वालों को है तो फिर नहीं है।
ठीक है, क्योंकि थायराइड वालों का अक्सर हाई बीपी बढ़ जाता है। हाई बीपी अगर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मैम ये सर्वाइकल sciatica पेन के वाले- बारे में पूरा बताना क्या होता है मैम? आप एक बात बताओ, अभी आपकी हड्डियां पहले ही प्रॉब्लम में हैं और आप सूर्य नमस्कार के स्टेप लेंगे तो आपको क्या होगा? सर्वाइकल पेन। हाँ, तो इसलिए पहले आराम से सूक्ष्म व्यायाम करके ठीक कर ले अपने आपको, फिर करने का मन है तो कर सकते हैं। और साइटिका वाले कर सकते हैं मैम? साइटिका वाले नहीं कर सकते। नॉर्मल है तो करेंगे, अन्यथा पहले सूक्ष्म व्यायाम करके नॉर्मल करेंगे, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम करना शुरू कर देते हैं, फिर इससे नुकसान होता है। चलिए अब पढ़ते हैं मेडिटेशन। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है होशपूर्ण जीवन जीना, एकाग्रता व मानसिक स्थिरता की स्थिति जिसमें मन को एक विषय, विचार, वस्तु या शून्यता पर केंद्रित किया जाता है। शाब्दिक अर्थ, संस्कृत शब्द जिसका अर्थ या धातु से बना है, जिसका अर्थ सोचना, मनन, गहराई से विचार है। ध्यान योग दर्शन अनुसार तत्र प्रत्यय ध्यान, जहाँ चित्त को लगाया है उसी में चित्त का एकाग्र हो जाता है। वृत्ति का एकतार चलना ध्यान है। प्रयास रहित अवस्था, यहाँ सिर्फ अक्लिष्ट वृत्ति ही रहती है। तत्र ध्यान जमानारयम, कल्पित सिद्धियों में ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। उन्हीं के कर्म संस्कार पहले हम म्यूट करें होते हैं, कैवल्य की प्राप्त होती है। मीनाक्षी जी रुकेंगे क्योंकि आवाज क्लैश हो रही थी। यहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ चित्त को लगाया है, यहाँ से पढ़ेंगे। जहाँ चित्त को लगाया है उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना ध्यान है, मीन्स वृत्ति का एकातार चलना। प्रयास रहित अवस्था, यहाँ सिर्फ अक्लिष्ट वृत्ति ही रहती है। अक्लिष्ट वृत्ति को लिखिए अंडरलाइन करके, शुभ विचार, शुभ विचार, पॉजिटिव थॉट्स। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके थॉट्स कैसे होंगे? थॉट प्रोसेस पॉजिटिव मैनर में बढ़ता। तत्र ध्यान जमनारयम, कल्पित सिद्धियों में से ध्यान द्वारा प्राप्त समाधि की रिद्धि प्राप्त होती है। उन्हीं के कर्म संस्कारों से रहित होते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, कैवल्य जहाँ लिखा है इसको लिखिए, कैवल्य को अंडरलाइन करके ऊपर लिखिए मोक्ष या मुक्ति। यथामित ध्यान पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन के अनुसार पढ़ें। कहा है मैम? योग दर्शन के अनुसार। अब सांख्य दर्शन के अनुसार ध्यान निर्विषय मन। नहीं दिख रहा है, कहाँ है? एक मिनट, ये देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार दिखा। और नीचे आएंगे, जब हमारे मन में विषय नहीं रहता, इंद्रियों के विषय भोगों की चिंता में से मुक्त हो जाते हैं, तब ही ध्यान लगता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जैसे दर्शन अनुसार जैन दर्शन अनुसार प्रेम ध्यान, प्र प्लस ईशा, अच्छी प्रकार से देखना, सॉरी प्रेक्षा ध्यान, हर उस हरकत को जो शरीर व मन से जुड़ी हुई है। बौद्ध दर्शनानुसार विपासना ध्यान, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, शरीर के हर अंग पर ध्यान ले जाना। घेरंड संहिता अनुसार शारीरिक प्रक्रिया अपनाना, स्थूल ध्यान। तेजो में ज्योतिरुद्ध ब्रह्म चिंतन, ज्योतिर्मय ध्यान हो रही। बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन, सूक्ष्म ध्यान।
एक मिनट, पूरे ऊपर और ऊपर लेंगे, 54 तक ही है। एक मिनट देखिए, 54 के बाद है 54, ये नहीं, इधर नीचे से ऊपर लेना है। 54 के बाद एक बार देखेंगे, अभी है यहाँ पर 55 है, ये लास्ट है? नहीं, लास्ट है, खत्म। हाँ ठीक है, इसमें वो नहीं आ रहा, दायन नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए मेरे पास, हमने अभी इसलिए एक बात बोली, एक बार ध्यान को समझ लेते हैं सभी। ध्यान का मीन्स है, जब भी हम लोग बोलते हैं ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान जब शब्द लगा दिया जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी चीज को अब हम पूरी ऊर्जा जो हमारी बिखरी हुई है उसको एक जगह लगा देते हैं, उसे बोलते हैं ध्यान। अभी क्या है, जैसे अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बहुत जगह हमारी एनर्जी डाइवर्ट होती है, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जब आपसे कह दिया आप एग्जाम में घर पे जैसे होते हैं और एग्जाम और घर में क्या अंतर है? घर की पढ़ाई और एग्जाम की पढ़ाई, एग्जाम देते समय क्या अंतर होता है? घर में पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे क्या अंतर है? दोनों के बीच में व्हाट्स बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम एंड एग्जामिनेशन हॉल? एग्जाम देंगे तो वहां कॉन्सेंट्रेट हो जाए, ध्यान से करेंगे, क्योंकि पता है एक लिमिट है यहाँ टाइम की, और हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसको हमें करना है, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक। तो घर की अपेक्षा एग्जाम हॉल में हम कॉन्सेंट्रेट होकर बैठते हैं, एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं। तो जब भी कोई भी हमें, मान लो डेली हम अपना टाइम से नहीं उठ रहे हैं सुबह, लेकिन हमें पता चल जाए कि आज सुबह 4 बजे की ट्रेन है और हमें बाहर जाना है कहीं, तो हमारी नींद खुल जाएगी। क्यों खुल जाएगी? क्यों रेडी हो जाएंगे हम लोग ट्रेन के टाइम तक? क्योंकि हमें पता है कि हमारा ध्यान उस पे ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं तो मैम? ध्यान रहेगा क्योंकि अपने उस पे। हाँ, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि जब हमारा कोई टारगेट होता है और उस टारगेट को एक टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, एट दैट टाइम वी हैव टू बी कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर, ठीक है। क्यों हम लोग कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अब हमारा काम इसी टाइम पे होना है, तो फिर हम पूरे ध्यान से करते हैं, ये है ध्यान हमारा। फिर दूसरा क्या है, ध्यान जो हमारा योग दर्शन के अनुसार, और दूसरा योग दर्शन में भी बताया, सभी का कहना है कि जब जब हम अपने जीवन के प्रति बोझपूर्ण होकर काम करते हैं, वो सब ध्यान के अंतर्गत आते हैं। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम योग दर्शन के अनुसार है। योग दर्शन में बताया गया है कि जैसे एक दिया लगातार जल रहा है बिना हिले डुले, वैसे ही हमारा मन जब अपने एक पॉइंट पर, एक काम पर फोकस्ड होता है, वो ध्यान है। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार कि मन में बहुत विचार जो उठ रहे हैं, मन में उठने वाले विचार शांत हो जाए, वो भी ध्यान है। फिर प्रेक्षा ध्यान की बात करते हैं। प्रेक्षा ध्यान क्या है? प्रेक्षा का मीन्स होता है ध्यान पूर्वक देखना। तो किसको ध्यान पूर्वक देखना? अपने आप को। तो जब भी हम अपने आप पर पूरा फोकस्ड हो जाते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने काम पर एनर्जी लगाना शुरू करते हैं, वो भी ध्यान है। विपश्यना ध्यान क्या है? विपश्यना मीन्स भी जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया विपश्यना, वो भी उसका अर्थ भी है ध्यान से देखना। तो किसे देखने की बात की जा रही है? योग में जो कुछ भी उपाय किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, वो सब किसके लिए किए जा रहे हैं? योग में सारे प्रैक्टिकल, सारे एक्सपेरिमेंट किसके लिए किए जा रहे हैं? अपने आप के लिए। अपने आप के लिए, वेरी गुड, ठीक है। जो भी कर रहे हैं पहले अपने आप पर करेंगे। जैसे मान लो भी हम सूर्य नमस्कार आपको सिखा रहे हैं, या हम आपकी मेडिटेशन वाली क्लास लेने जा रहे हो, लेकिन मेरा मेडिटेशन में एक पॉइंट पर भी कमांड नहीं है, तो लगता है कि हम मेडिटेशन की क्लास ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो ये ध्यान क्या है? जो भी कार्य करें हम, पढ़ें, सोएं, भोजन करें, योग की क्लास करें, करवाएं, जो भी कार्य करें, यदि हम पूरे ध्यान से करते हैं तो फिर उसमें हमें सफलता मिलेगी। जब जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने ध्यान से कार्य को नहीं किया। एक आचार्य श्री राम शर्मा जी का एक कोटेशन है, असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे ध्यान से नहीं किया। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे ध्यान से नहीं किया गया।
तो जहां जहां हम असफल हो रहे हैं वो किसके कारण होते हैं? कोई भी काम को पूरे ध्यान से ना करने। तो ध्यान क्या है? पूरे ध्यान से जब भी हम कोई कार्य करेंगे, योग की क्लास करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिकल वाली, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, यदि ध्यान पूर्वक करेंगे तो सूर्य नमस्कार से हमें बेनिफिट मिलेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो सूर्य नमस्कार से हमें बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये सब बातें क्या है? तो ध्यान का अर्थ है कि जीवन के सभी पहलू पर सुबह से लेकर रात सोने तक यदि हम ध्यान का सहारा लेते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमें सफलता मिलना निश्चित है। तो ये क्या था? ये हम लोगों ने आज जो यूनिट पढ़ी है पूरी कंप्लीट हुई है, वो किससे संबंधित थी? छोटे छोटे से सभी टॉपिक्स हमने देखे लगभग। वो योग से संबंधित भी देखे, प्राणायाम में वगैरह हो गया, सटकन भी हो गया, आसन का किस तंत्र पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, कि जो हमारे डिफरेंट तंत्र थे या ग्लैंड्स थी, सिस्टम्स थे, तंत्र सिस्टम हो गए, ग्लैंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो आसन के द्वारा या योग के द्वारा कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कैसे ग्लैंड्स को स्ट्रॉन्ग करके यदि किसी ग्लैंड से कोई हार्मोन्स निकल रहे हैं या कोई हार्मोन निकल रहे हैं, सभी से निकल रहे हैं तो हार्मोन्स हो गए, सिंगल है तो हार्मोन हो गया, तो हार्मोन निकल रहे हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, हार्मोन्स इंसुलिन निकल रहे हैं, यदि पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे आसन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, मुद्रा बंद के थ्रू या फिर ध्यान के द्वारा, तो ये सब क्या है? ये हमारे पेनक्रियाज में इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, जिससे कि हमें बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही जितने भी हम लोगों ने अभी सारे हेल्थ से रिलेटेड या जो भी योग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे, वो सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, जो हमें ये पता चल गया है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे पढ़ने वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से अंतर विषय होंगे। ठीक है, एक तो मेन सब्जेक्ट होता है और एक उसके अंदर का सब सब्जेक्ट होता है। तो वो सारी चीजों को हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में लिया। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन लेंगे हम, फिर आज शांति पाठ करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक क्वेश्चन ले लेंगे, अदरवाइज फिर हम शांति पाठ करेंगे। पंखा रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो फिर हम लोग शांति पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग आराम से सुबह की क्लास करेंगे, प्रैक्टिस सही से करेंगे, जो पीडीएफ आपने पढ़ा है उसको कम से कम एक बार एक दिन में थोड़ा सा समय निकालकर मेन हेडिंग्स को देख लेंगे, ताकि जब एग्जाम हो तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास आपको मिली हुई है, अपना सिलेबस सामने रखेंगे, यदि लगे कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है तो उस यूनिट को देख लेंगे और सिलेबस से कनेक्ट करते हुए रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे और सिलेबस के अंदर के कंटेंट को देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now that you found, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।